नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सितंबर 2020 के टॉप करंट अफेयर प्रश्न, जिनमें हम एमसीक्यू के माध्यम से सभी प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, कमला हैरिस और हिलैरी क्लिंटन। तो दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा। दोस्तों, यह पुस्तक विश्व स्तर पर 25 भाषाओं में प्रकाशित होगी। इस पुस्तक में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन के संघर्ष और व्हाइट हाउस की यात्रा और कार्यालय में उनके पहले कार्यकाल का वर्णन किया। आपको बता दें दोस्तों कि 2 बार बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और उनकी पार्टी का नाम था दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पर नजर डालते हैं। द आर्ट ऑफ डील, थिंक लाइक अ चैंपियन, ये पुस्तकें लिखी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा। दोस्तों, कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और हाल ही में इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना गया है कमला हैरिस को। हिलैरी क्लिंटन अमेरिकी राजनेता है। दोस्तों, बराक ओबामा के द्वारा रचित कुछ अन्य पुस्तकें हैं, उन पे हम नजर डाल लेते हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, द ऑडेसिटी ऑफ होप, चेंज वी कैन बिलीव इन, यह पुस्तकें लिखी गई हैं बराक हुसैन ओबामा जी के द्वारा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन केरल में किया गया और आभासी रूप से भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने इसमें उद्बोधन दिया, इसका उद्घाटन किया। यानी प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, श्री वेंकैया नायडू। दोस्तों, इस वर्ष के लिए विषय वस्तु रखी गई थी महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर, और यह 4th एडिशन था वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, श्री नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नए चुनाव आयुक्त के रूप में, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन दिए गए हैं सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, अशोक लवासा, सुशील चंद्र। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक लवासा चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, जिससे उनका पद रिक्त हो गया था और अब राजीव कुमार को अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया था, जिसमें चुनायुक्त होते हैं 3, एक मुख्य चुनायुक्त तथा 2 चुनायुक्त होते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनायुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं सुनील अरोड़ा तथा चुनायुक्त हैं 2 जो चुनायुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्र और राजीव कुमार, यानी इनकी संख्या होती है 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया है, वह किस पद पर कार्य कर रही थी? ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री, प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद पर भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी और हाल ही में भारत सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुगमता अधिनियम तथा 2 अन्य कृषि से संबंधित अधिनियम पारित किए हैं, अध्यादेश पारित किए थे। इन्हीं के ये 3 अध्यादेश पारित किए थे। पहला है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, दूसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता तथा
आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955। इन विधेयकों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में किसान विरोधी आंदोलन हुए और इसी को लेकर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्षों से जो एनडीए सरकार है, एनडीए का अलायंस था अकाली दल, और अकाली दल से आती थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत ये 3 कृषि अधिनियम में संशोधन किए थे और इन्हें क्रांतिकारी संशोधन कहा था। इन संशोधनों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में किसान विरोधी आंदोलन हुए और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब उनका प्रभार दे दिया गया है केंद्रीय एवं कृषि ग्रामीण विकास मंत्री, जिसके पद पर कार्य कर रहे हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं और उन्हें प्रभार सौंपा गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? दोस्तों हाल ही में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किए गए हैं और यह जारी किए जाते हैं दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह सूचकांक जारी किए जाते हैं। इस सूचकांक में मुख्यतः 3 पिलर पर आधारित होता है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ तथा सर्वाइवल। इसमें 0 से लेकर 1 तक अंक प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष भारत को अंक प्रदान किए गए हैं 0.49। दोस्तों ऐसा सूचकांक वर्ष 2018 से जारी किए जा रहे हैं। 2018 में भारत की रैंकिंग थी 115 और इस वर्ष भारत की रैंकिंग है 116। दोस्तों इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर देश ने और कुल 174 देशों की सूची थी जिसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ 116वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री अमिताभ घोष का निधन हो गया है, वह किस पद पर सेवाएं दे चुके हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा महान्यायवादी। दोस्तों हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया है, वह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर थे श्री अमिताभ घोष। वर्ष 1985 में आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया और आरबीआई के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा श्री अमिताभ घोष का और हाल ही में उनका निधन हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री शक्तिकांत दास। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2014 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के श्री सुनील अरोड़ा और जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं श्री मुकुल रोहतगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किन 2 देशों के साथ ऐतिहासिक राजनयिक संबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, यूएई ओमान, यूएई बहरीन, फलस्तीन बहरीन, सऊदी अरब और ओमान। दोस्तों मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटजिक शांति समझौते पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पहल से यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद, इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा क्राउन प्रिंस ऑफ बहरीन सलमान बिन हमद अल खलीफा ने ऐतिहासिक राजनयिक संबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों यूएई बहरीन। मध्य एशिया मिडिल ईस्ट में राजनयिक संबंधों पर महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए हैं, ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं यूएई और बहरीन ने और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएई की बात करें दोस्तों तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी और बहरीन की राजधानी है मनामा और मिडिल एशिया में शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इजराइल की बात करें, इजराइल मिडिल ईस्ट में स्थित देश है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जो कि ईसाई, मुस्लिम तथा यहूदी का महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है जेरूसलम। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री बेंजामिन नेतन्याहू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार
सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए हैं 48, 52, 56 और 60। दोस्तों हाल ही में वैश्विक नवाचार इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किए गए। दोस्तों आपको बता दें कि यह सूचकांक जारी किए जाते हैं WIPO के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। दोस्तों ये इस सूचकांक में कुल शामिल देश थे 141, जिसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 48। आपको बता दें दोस्तों कि जो लास्ट सूचकांक था जारी हुआ था वर्ष 2019 में, भारत की रैंकिंग थी 52। दोस्तों इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है स्वीडन ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया है USA ने। दोस्तों इस सूचकांक में 80 व्यापक इंडिकेटर्स पे चर्चा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट तथा ट्रेड जैसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स पर चर्चा की जाती है। इसी की तर्ज पर भारत में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। जो लास्ट सूचकांक था वर्ष 2019 में, इसमें 30 स्थान प्राप्ति किया था कर्नाटक राज्य ने। और हाल ही में जो जारी किए गए हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, भारत की रैंकिंग है 48। सब नजर डालें तो दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पे, विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान। दोस्तों यह यूनाइटेड नेशंस की महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। 193 वर्तमान में मेंबर हैं। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और डैरन तांग हाल ही में WIPO के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद 2020 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, रूस, भारत और कजाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि SCO समिट जो होगी वह प्रस्तावित है भारत में होने जा रही है SCO परिषद का शिखर सम्मेलन। और ऐसी शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वर्ष 2019 में, वह हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। 30 नवंबर को इस परिषद का शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों SCO के बारे में जान लेते हैं। SCO 8 देशों का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रीजनल एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। SCO दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। इसमें शामिल देशों की संख्या 8 है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। और वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को शामिल किया गया और अब कुल SCO के मेंबर्स की संख्या हो गई है 8। अगला प्रश्न है हाल ही में किससे इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री राजकुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, R मसकुई और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इटली में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और R मसकुई को जमैका में। ये 3 नए चेंजेस हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। इन्हें डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें इटली की राजधानी है रोम और जूसेप कॉन्टे वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह भारत के कौन से राष्ट्रपति रह चुके हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 11वें, 12वें, 13वें और 14वें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया श्री प्रणब मुखर्जी ने और हाल ही में 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी बहुत लंबे समय तक कार्य किया श्री प्रणब मुखर्जी ने। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष भी रहे प्रणब मुखर्जी और उनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। दोस्तों आपको बता दें कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। 13वें राष्ट्रपति रहे श्री प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक, और वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद। दोस्तों आपको बता दें कि श्री प्रणब मुखर्जी का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से था। अगला प्रश्न है, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया। दोस्तों आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा शिंजो आबे का। शिंजो आबे के त्यागपत्र दे देने के कारण प्रधानमंत्री पद खाली हो गया था, और अब योशिहिदे सुगा को नया प्रधानमंत्री चुना गया है जापान का, और इनकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं योशिहिदे सुगा, और नए प्रधानमंत्री होंगे योशिहिदे सुगा जापान के। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो। आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित है वर्ष 2021 में। अन्य ऑप्शन पर नजर डालें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं श्री सी जिनपिंग। रूस की बात करें, राजधानी है मॉस्को, और व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और मून जे-इन दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है? दोस्तों हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 जारी की गई है। यह रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय राज्यों ने आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में कैसा प्रदर्शन किया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह एक्शन प्लान जारी किया है, और इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पे है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें 3 राजधानियां हैं। 3 राजधानी कौन कौन सी दोस्तों? विशाखापट्टनम को कार्यपालिक राजधानी, एग्जीक्यूटिव राजधानी, अमरावती को लेजिस्लेटिव यानी विधायिक का राजधानी, और कुर्नूल को जुडिशियल न्यायिक राजधानी घोषित किया गया है। और 3 राजधानी वाला भारत का एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, और 5 डिप्टी सीएम वाला एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं श्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं श्री बी हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा तथा वेंकटेश्वर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिवस के लिए थीम बनाई गई थी ओजोन फॉर लाइफ। दोस्तों वर्ष 1987 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने पर सहमति बनी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से। दोस्तों आपको बता दें कि वायुमंडल में 15 से लेकर 30 किलोमीटर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। परावैंगनिक किरणों से मनुष्य की त्वचा को कैंसर होने का खतरा बन जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ओजोन लेयर जो होती है उसको मेजर डॉप्सन मीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति दी है? ऑप्शन दिए गए हैं राजीव खुल्लर, समीर कुमार खरे, सीमांचला दास और गीता गोपीनाथ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। हाल ही में विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक के रूप चुने गए हैं राजेश खुल्लर। समीर कुमार खरे को एडीवी और सीमांचला दास को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप में नियुक्ति दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
राजू खुल्लर को विश्व बैंक, समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक और सीमाचला दास को आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं और वर्तमान में आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। आइए जानते हैं दोस्तों विश्व बैंक। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है यूनाइटेड नेशंस का। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कुल सदस्य संख्या है 189 और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री डेविड मालपास। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 1966 में। हुई 1966 में। कुल मेंबर हैं 67 और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और वर्तमान में एम आसाकावा एडीबी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना हुई वर्ष 1945। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। कुल सदस्य संख्या है 189 और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में आईएमएफ की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री वेंकैया नायडू, श्री हरिवंश नारायण सिंह, श्री मनोज झा और ओम बिरला। दोस्तों, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में थे श्री हरिवंश नारायण सिंह और जो यूपीए के उम्मीदवार थे आरजेडी पार्टी के मनोज झा। उन्होंने राज्यसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव में हरिवंश नारायण सिंह ने मनोज झा को पराजित किया है। दोस्तों, वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री ओम बिरला। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संसद का उच्च सदन के रूप में राज्यसभा जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य कार्य मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ ने किस अभिनेता को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है श्री आयुष्मान खुराना को। अभिनेता आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है यूनिसेफ ने। यह बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ को समर्थन करेंगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कल्याण तथा अधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इसका स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुनीता नारायणन, सर डेविड एटनबरो तथा इसरो। दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से हाल ही में सम्मानित किया गया है सर डेविड एटनबरो को। बीवी से जुड़े हुए हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन है सर डेविड एटनबरो। ये हैं ब्रिटेन के और इन्हें वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कारों की शुरुआत हुई वर्ष 1986 से और इस वर्ष सर डेविड एटनबरो इस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2017 में। सुनीता नारायण, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नाम का एक पर्यावरण की दिशा में कार्य करने वाला एनजीओ चलाती हैं और इस एनजीओ को वर्ष 2018 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसरो को सम्मानित किया गया था दोस्तों वर्ष 2014 में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में कार्य करने वाली शीर्षस्थ संस्था है इसरो। इसरो की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और के सिवान वर्तमान में इसरो प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में दिल्ली मेरठ गलियारे के निर्माण हेतु किस संस्थान के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
IMF तथा NDB। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बनाया जाना है। क्षेत्रीय व्यापक ट्रांजिट सिस्टम्स, ये दिल्ली से मेरठ के बीच में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह कॉरिडोर बनाया जाना है और इसके लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मैनीला, फिलीपींस में। एम आसाकावा वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। NDB की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स देशों का बैंक है और स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। और मार्कोस ट्राइजो वर्तमान में NDB के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और IMF की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन का पहला बैच नागरिक परिसंचरण में जारी किया गया है, इसे क्या नाम दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक थर्ड, स्पुतनिक 5। दोस्तों हाल ही में रूस ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला बैच नागरिक परिसंचरण में जारी किया है। इसे रूस के गैमलेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोलॉजी तथा रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा RDIF द्वारा विकसित किया गया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के विरुद्ध पहला टीका स्पुतनिक 5 नाम से पंजीकृत कराया गया है और इसका नाम दिया गया है दोस्तों स्पुतनिक 5। आपको बता दें दोस्तों, सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाने वाला पहला उपग्रह था, सैटेलाइट था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट, उसी की तर्ज पर इसे नाम दिया गया है स्पुतनिक 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक योजना प्रारंभ की है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। उड़ीसा पे नज़र डालें, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM हैं श्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री गणेशी लाल। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। उड़ीसा में भितरकनिका तथा सिमलीपाल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, इमैनुअल मैक्रोन, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और सिरिल रामाफोसा। दोस्तों हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौता कराया है। इसमें शामिल हैं इजराइल, UAE तथा बहरीन। इन तीनों राष्ट्रों के मध्य मिडिल ईस्ट में ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बहरीन, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। शांति बहाली की दिशा में इस कदम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए नामित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन रसिया के राष्ट्रपति हैं और सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बता दें कि भारत से अब तक 2 व्यक्तियों को वर्ष 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल के पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल लड़ाकू जेट को किस एयरबेस में औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है? भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है राफेल फाइटर जेट को। ऑप्शन दिए गए हैं, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, आगरा एयरफोर्स स्टेशन और शिलोंग एयरफोर्स स्टेशन। दोस्तों हाल ही में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इस अवसर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति रही भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 36 विमानों को फ्रांस देश के साथ भारत ने 36 विमानों के सौदे को मंजूरी दी थी। काफ़ी विवादास्पद रहा था यह सौदा, और 36 फाइटर प्लेन्स में अभी पहली खेप जो भारत को प्राप्त हुई है 5 राफेल को लड़ाकू विमान को, और इसने भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। और दोस्तों इन्हें गोल्डन एरोज का, ये जो फाइटर प्लेन है ये सभी गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे राफेल लड़ाकू जेट। दोस्तों आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान में जो एयर चीफ मार्शल हैं श्री RKS भदौरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं 79, 105, 110, 120। दोस्तों काफ़ी गिरावट देखी गई है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान था 79 और अब गिर के हो गया है 26 अंकों की गिरावट के साथ स्थान भारत को दिया गया है 105। दोस्तों इस सूचकांक का संकलन किया गया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा और सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा इस रिपोर्ट का संकलन किया गया है, और यह अब तक की 24वीं रिपोर्ट है, 24th एडिशन है इस रिपोर्ट का। इसमें मेनली 5 एरियाज में मेजर्स हैं, जिसमें साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम्स, मनी, ट्रेड फ्रीडम एंड रेगुलेशन, और इस सूचकांक में भारत को स्थान दिया गया है 105। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हांगकांग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष, इसको करेक्ट कर लें दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी के महत्व को तथा भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में लगभग 520 मिलियन से अधिक लोगों के द्वारा हिंदी भाषा प्रयुक्त में लाई जाती है, और यह दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने वन सोलर, वन वर्ल्ड एवं वन ग्रिड को लागू करने के लिए किन किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं विश्व बैंक, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सबसे पहले नज़र डालते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दुनिया के 121 देशों का अलायंस है, और इस अलायंस यह पहल शुरू की गई थी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य स्थित देशों का यह एक अलायंस है। इसका उद्देश्य एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी है, और यह पहल प्रारंभ की गई थी 2015-16 में, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री उपेंद्र मोहंती ISA के। और ISA ने हाल ही में वन वर्ल्ड, वन सोलर एंड वन ग्रिड को लागू करने के लिए वर्ल्ड बैंक, MNRE तथा NTPC के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। विश्व बैंक की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है विश्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, सदस्य संख्या है 189, और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। MNRE की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, वर्तमान में इसके मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजकुमार सिंह। NTPC की बात करें, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSUs है NTPC,
और इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री गुरुदीप सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री केशवानंद भारती का निधन हो गया है, उन्हें किस कार्य के लिए प्रसिद्धि मिली? ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में चुनाव सुधारों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, मूल ढांचा के सिद्धांत हेतु, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, केरल के कासरगोड मठ के प्रमुख रहे श्री केशवानंद भारती, वह शिक्षा, संस्कृति और कला के संरक्षण भी थे और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में विख्यात फैसले जो कि मूल ढांचा के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, इसके लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था 1973 में केशवानंद भारती केस को लेकर। दोस्तों, संविधान के इस फैसले में यह बताया गया है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है और यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ केशवानंद भारती केस 1973 से। दोस्तों, मूल ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि किसी आदर्श राज्य की स्थापना हेतु संविधान में कुछ तत्व एवं विशेषताएं ऐसी हैं जो कि अपरिवर्तनीय हैं और संसद इन पर नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है। यही सिद्धांत था मूल ढांचा का सिद्धांत। मूल ढांचे के सिद्धांत में कुछ तत्व हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राज्य की एकता एवं अखंडता तथा भारत का संघीय स्वरूप। इन पे संसद नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है और यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था मूल ढांचे के सिद्धांत थे और केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी। दोस्तों, हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक लिखी गई है जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय के द्वारा। यह निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता के अर्थ को दर्शाता है। दोस्तों, इनकी एक अन्य रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस रचना के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, किरण देसाई भी भारत की जानी मानी लेखिका हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए मैन बुकर प्राइज से नवाजा जा चुका है। झुम्पा लाहिड़ी भी भारतीय लेखिका है। दोस्तों, मैन बुकर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से और यह ब्रिटेन की सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, मैन बुकर प्राइज। और हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नागरिक अधिकार नेता और पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हो गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, घाना, माली, क्यूबा, नाइजीरिया। दोस्तों, माली के पूर्व राष्ट्रपति रहे और माली के पूर्व राष्ट्रपति और प्रमुख नागरिक अधिकार नेता मौसा त्रोरे का निधन हो गया और माली के 22 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। माली की फ्रांस से स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री मौसा त्रोरे ने और हाल ही में उनका निधन हो गया है। माली की बात करें दोस्तों तो वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है माली। इसकी राजधानी है बमाको और वर्तमान में अमेरिका के माली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री बाह एंडा माली के वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। घाना की बात करें, घाना की राजधानी है आक्रा, क्यूबा की राजधानी हवाना और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजिस प्रकाशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, UNDP, यूनेस्को और यूनिसेफ। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजिस प्रकाशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। UNEP की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की दिशा में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की सर्वोच्च संस्था है। UNEP स्थापना हुई थी 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में और यह प्रकाशन
प्रारंभ किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्थापना हुई 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिशरीज क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2019-20 में नीली क्रांति की दिशा में मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की चर्चा की गई थी, और आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरीज इस दिशा में कार्य कर रही है, और वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। श्री नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत सिंह कौर बादल के त्यागपत्र देने के बाद। श्री प्रकाश जावड़ेकर भारत में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैसकॉम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल विकास हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM तथा एडोब। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य मशीनों द्वारा मनुष्य के समान सोचने और समझने की क्षमता विकसित कर लेने से है, और माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम सीरीज के तहत नैसकॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल देने हेतु समझौता किया है, यानी नैसकॉम और माइक्रोसॉफ्ट के बीच ये समझौता हुआ है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसके फाउंडर रहे हैं बिल गेट्स, और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री सत्या नडेला, और ये भारतीय मूल के हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ये चारों अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं, और इन चारों के CEO के तौर पर भारतीय मूल के CEO कार्य कर रहे हैं इन चारों कंपनियों में। गूगल की बात कर रहे हैं, इसके CEO हैं श्री सुंदर पिचई, भारतीय मूल के हैं। IBM के CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं श्री अरविंद कृष्णा, और एडोब के CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं शांतनु नारायण। नैसकॉम की बात करें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड कंपनीज, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज का एक एसोसिएशन है। स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। केशव मुरुगेश वर्तमान में नैसकॉम के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुपम खेर, अक्षय कुमार, परेश रावल, इनमें से कोई नहीं। फिल्म अभिनेता और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों, यह एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो स्थापित हुआ वर्ष 1959 में 1959 में, और यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था वर्ष 1959 में, और हाल ही में परेश रावल को NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, US ओपन 2020 टेनिस में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थियम, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। US ओपन 2020 टेनिस में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है दोस्तों डोमिनिक थियम ने यह खिताब जीता है, और इन्होंने पराजित किया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। अलेक्जेंडर ज़वेरेव जर्मनी के खिलाड़ी हैं और डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन हो पाया, और फिर US ओपन कोविड-19 को लेकर जो फ्रेंच ओपन और विंबलडन होते हैं वो आयोजित नहीं हो पाए, और US ओपन का खिताब जीता है डोमिनिक थियम ने। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 में, उसका खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है,
यूएस ओपन 2020 में टेनिस का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं नाओमी ओसाका, एंजेलिक कर्बर, एश्ले बार्टी, विक्टोरिया अजारेंका। तो दोस्तों यह खिताब जीता है जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने, और इन्होंने पराजित किया है बेलारूस की खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और मुरैना। तो दोस्तों डीआरडीओ ने यह रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित करने की घोषणा की है मुरैना में। डीआरडीओ क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1958 में, और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख हैं। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। तो दोस्तों यह अभियान प्रारंभ किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी के द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किरण नामक टोल फ्री हेल्पलाइन किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। तो दोस्तों विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु यह अभियान प्रारंभ किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, और वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं श्री थावरचंद गहलोत, और उन्हीं के द्वारा किरण नामक टोल फ्री हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो दोस्तों CGF कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया सदस्य के रूप में शामिल किया गया है मालदीव। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2016 में कॉमनवेल्थ सदस्यों की सदस्यता त्याग दी थी मालदीव ने, और वर्ष 2020 में उसने पुनः सदस्यता ग्रहण की है, और यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मालदीव नया सदस्य के रूप में शामिल किया गया। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए मुंबई, सूरत, इंदौर और मैसूर। तो दोस्तों गुजरात के सूरत शहर को यूनेस्को प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूरत शहर को आपको बता दें दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है इंदौर, और लगातार 4 बार से पहले स्थान पर आ रहा है इंदौर। हाल ही में आरबीआई ने किसे जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों आरबीआई ने अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री शक्तिकांत दास। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आर एस शर्मा, पीडी बघेला, सुनील कुमार और पीके पुरवा। तो दोस्तों ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं पीडी बघेला ने स्थान ले लिया आर एस शर्मा का। पीके पुरवा बीएसएनएल के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, और सुनील कुमार एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएनडीपी के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रणवीर सिंह, सोनू सूद, आयुष्मान खुराना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फिल्म अभिनेता सोनू सूद को यूएनडीपी द्वारा प्रतिष्ठित एसडीजी सस्टेनेबल गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान निस्वार्थ रूप से मदद करने के लिए यह पुरस्कार से नवाजा गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी सोनू सूद। देश का पहला बायोमेडिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों केरल में एक डेडिकेटेड समर्पित चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है हाल ही में, और देश का पहला बायोमेडिकल पार्क होगा, और यह स्थापित किया जाएगा केरल में। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम, और केरल के मुख्यमंत्री हैं श्री पी विजयन। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान
योजना के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 की राशि दी जाती थी और मुख्यमंत्री कल्याण योजना में 4,000 की राशि प्रदान की जाएगी। और यह योजना प्रारंभ की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचाई, रविंद्र गुप्ता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पीपल्स टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 में इन सभी को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर रविंद्र गुप्ता को। इसके अतिरिक्त फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना तथा दिल्ली की शाहीन बाग की दादी बिल्किस यानी कुल 5 लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, दादी बिल्किस तथा आयुष्मान खुराना को भी इस सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं ICMR, ICAR, CSIR या इनमें से कोई नहीं। ICMR क्या दोस्तों? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो दोस्तों कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया गया है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका फुल क्री से हो गया कृषि, TA से हो गया तकनीक और GYA से हो गया ज्ञान। कृषि तकनीक ज्ञान हैकथॉन का आयोजन किया गया है ICAR के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पहली महिला राफेल फाइटर पायलट नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, मोहना सिंह और भावना कंठ। तो दोस्तों राफेल हाल ही में भारत को पहली खेप प्राप्त हुई राफेल फाइटर प्लेन की फ्रांस से, और अंबाला एयरबेस स्टेशन में इन्हें औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त हुई हैं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। दोस्तों अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ भारत एयरफोर्स की भारत की पहली महिला कॉम्बैट पायलट के रूप में इन पायलट बनने का गौरव प्राप्त है अवनी चतुर्वेदी को, और इनके साथ में मोहना सिंह और भावना कंठ। इन्हें वर्ष 2020 में नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं 189, 95, 101 और 105। तो दोस्तों हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जारी किए गए हैं यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी संस्थान के द्वारा यह इंडेक्स जारी किए गए हैं और कुल 181 देशों की सूची में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 89। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं कोची, कोलकाता, मैंगलोर और गोवा। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक के द्वारा भारत की पहली तटरक्षक एकेडमी स्थापित की जाएगी मैंगलोर में। ICG क्या है दोस्तों? इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक, स्थापना हुई 1978 में और महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री K नटराजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है, वह किस पद पर सेवाएं दे चुके हैं? दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वह भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, वर्ष 1998 में जो भारत ने पोखरण नाभिकीय परीक्षण किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक को संबोधित किया? दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं बैठक को संबोधित किया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये संयुक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 75वीं बैठक की अध्यक्षता की है श्री वोल्कन वॉजगिन ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया और कोविड-19 को लेकर विस्तार से चर्चा की। भारत के द्वारा उठाए गए कदमों के में क्या क्या शामिल रहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जिमैक्स समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों जिमैक्स समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाता है भारत और जापान के बीच। दोस्तों इस तरह जॉइंट नावल एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में और यह 4th एडिशन था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल अवार्ड्स जीता है? तो दोस्तों केरल राज्य के पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों FTII जो स्थित है पुणे महाराष्ट्र में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है फिल्म अभिनेता शेखर कपूर को। दोस्तों करंट अफेयर का आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करते करें। धन्यवाद।